अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई नो कि जो है आजकल सिलेक्टिव स्टडी है, यानी स्मार्ट सिलेबस चल रहा है जब से कोविड-19 आया है। लेकिन जैसे ही हालात बेहतर होंगे तो इंशाल्लाह हम जो है वो रेगुलर सिलेबस पे, रेगुलर जैसे हमारा चलता था स्टडी वगैरह, हम उस पे आ जाएंगे। तो इसी बेस पे इसको सोचते हुए कि आपको आगे भी जब आप एंट्री टेस्ट वगैरह की तैयारी करें तो उसमें आपको ये काम आएंगी। तो मैंने जो है वो स्मार्ट सिलेबस पे नहीं बल्कि फुल चैप्टर के एमसीक्यूज जो हैं वो इस वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला एमसीक्यू है, मेथड ऑफ रिसर्च इन विच अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड, रेलिवेंट डाटा इज गैदर्ड, अ हाइपोथेसिस इज फॉर्मुलेटेड फ्रॉम दिस डाटा and the hypothesis is experimentally tested is called। पहले इसको समझ लेते हैं कि मेथड ऑफ रिसर्च एक ऐसा मेथड जिसमें किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाए, फिर उससे रेलिवेंट डाटा इकट्ठा किया जाए और फिर हाइपोथेसिस बनाई जाए और फिर उस हाइपोथेसिस को टेस्ट भी किया जाए। तो ये ऑब्वियसली आप लोगों को पता चल गया होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, बायोलॉजिकल मेथड। साइंटिफिक थ्योरी भी नहीं होगा, ना ही लॉ होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन बायोलॉजिकल मेथड है। हम इसको मार्क भी कर लेते हैं। ये इसका ऑप्शन सी। अच्छा जी, ये हो गया बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास MCQ number 2, the chemicals produced by microorganisms which are capable of destroying or inhibiting the growth of another organism। वो केमिकल्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक जो है वो वाइट सीज भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया वगैरह वो प्रोड्यूस करते हैं, और वो केमिकल्स जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की जो है या तो ग्रोथ को स्टॉप कर देंगे या उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ऐसे कौन से केमिकल्स हैं? वैक्सीन भी नहीं है, एंटीटॉक्सिन्स भी नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, एंटीबायोटिक्स। इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये आप यहां से इसका लगाएंगे एंटीबायोटिक्स। ठीक है, फिर थर्ड एमसीक्यू, प्लानिंग टू रिड्यूस प्लांट डिजीजेस बाय अप्लाइंग डिफरेंट स्ट्रेटेजिक मेथड्स इज टर्म्ड एज। यानी कि जब प्लानिंग हो रही होती है कि कौन से स्ट्रेटजिक मेथड्स को अपनाया जाए, अप्लाई किया जाए ताकि प्लांट्स की डिजीज़ को रिड्यूस किया जाए। तो ये सब किस में डिस्कस होता है? इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। हाइड्रोपोनिक्स में नहीं होगा, केमिकल कंट्रोल नहीं है, क्रॉप रोटेशन भी नहीं है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इसको भी मार्क कर लेते हैं साथ साथ। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट है, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय एक्स रेज और अदर आयोनाइजिंग रेडिएशन इज। नंबर 1 है कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी है, जीन थेरापी एंड ऑल ऑफ दिस। तो डिजीजेस का जो ट्रीटमेंट है जिसमें एक्स रेज को यूज़ किया जाता है, इसको रेडिएशन, एक्स रेज रेडिएशंस होती हैं, रेडिएशन थेरापी भी कहा जाता है। तो ये कौन सा है? केमिकल्स नहीं है, यानी मेडिसिन को यूज़ करके नहीं बल्कि एक्स रेज को यूज़ करके हो रहा है। तो यहाँ पे जीन थेरापी भी नहीं आएगा, कीमोथेरापी भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। रेडियोथेरापी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक हो गया? हाँ जी, रेडवुड ट्रीज मेयर ओवर, ए ऑप्शन है 400 फीट इन हाइट, बी ऑप्शन है 200 मीटर्स इन हाइट, सी ऑप्शन है 300 फीट इन हाइट एंड डी ऑप्शन है ऑल चॉइसेस आर इनकरेक्ट। तो जो 5 MCQ है इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 300 फीट इन हाइट होता है रेडवुड ट्रीज जो होते हैं ना। ठीक है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, ये एज इट इज़ आपने अपने नॉलेज में रखना है। नेक्स्ट MCQ, द रीजनिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस टू रीच आर जनरल कंक्लूजन इज कॉल्ड। तो इसमें क्या पूछा गया है कि जब आप किसी कंक्लूजन की तरफ आते हैं और किस तरह
आप जो है वो स्पेसिफिक से जनरल की तरफ आते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव। तो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट, इंडक्टिव रीजनिंग। जब आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं तो वो इंडक्टिव रीजनिंग होता है। 7 MCQ. The branch of biology that deals with the function of nucleic acids and proteins and especially their role in cell replication and transmission of genetic information is, यानी कि बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें आप न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और उनका जो रोल है सेल रेप्लिकेशन में और ट्रांसमिशन में, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की ट्रांसमिशन में, तो वो कौन सी ब्रांच होगी। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी में तो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस तरह से डिस्कस करते हैं। एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी डिफरेंट है, ठीक है। और पैरासिटोलॉजी, उसमें पैरासाइट्स को, तो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, न्यूक्लिक एसिड भी और प्रोटीन्स भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आ जाते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। 8th, द एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, biological systems or biological processes to manufacturing and servicing industries is called। important MCQs है और short questions में भी ये आता होता है। अच्छा, organisms की application, उसका use, biological systems का use, biological processes को use करके, और जो है ना for the welfare of humans, तो ऐसी कौन सी ब्रांच होगी। माइक्रोबायोलॉजी भी नहीं होगी, मॉलिक्यूलर भी नहीं होगी, ऑब्वियसली इट इज बायोटेक्नोलॉजी। मार्क कर लेते हैं इसको भी, बायोटेक्नोलॉजी इज करेक्ट ऑप्शन। 9th MCQ, अमीबा आर सिंगल सेल्ड प्रोटोजोआ which reproduce by binary fission resulting in 2 offspring with identical genes. This process is called। नेचुरल क्लोनिंग है ये, सेल ट्रांसफर क्लोनिंग है, आर्टिफिशियल क्लोनिंग है, या बोथ ए एंड बी। अच्छा जी, अब है ये क्लोनिंग सबके साथ आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आपने देखना है। अब आपने देखा, पहले आप देखते हैं कि आर्टिफिशियल क्लोनिंग तो नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियली इसमें कुछ भी करवाया नहीं गया और नेचुरली ये रिप्रोड्यूस कर रहा है, और जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी आइडेंटिकल हैं, ठीक है। तो इसमें सेल ट्रांसफर की भी कोई बात नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि इसमें नेचुरल क्लोनिंग हो रही है। टेंथ, अ कम्युनिटी अलॉन्ग विद इट्स नॉन लिविंग एनवायरमेंट इज कॉल्ड एज। ये किसको नहीं पता होगा, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक एनवायरमेंट, कम्युनिटी लिविंग, ठीक है, विद इट्स नॉन लिविंग एनवायरमेंट, तो बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों आ जाएंगे, दैट मेक्स एन इकोसिस्टम, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये 11th MCQ, द टर्म बायोलॉजी इज ऑफ। हाँ जी, इससे आसान MCQ तो कोई हो नहीं सकता। बायोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स बायोस एंड लोगोस, ठीक है। तो इसका ओरिजिन क्या है, ग्रीक। 12th, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये तो हमें MCQ से ही पता चल गया, सोशल बिहेवियर की बात हो रही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सोशल बायोलॉजी, ठीक है। सोशल बिहेवियर की बात हो रही है तो सोशल बायोलॉजी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 13, all the living and non-living matters are formed of atoms and subatomic particles. B option, AMP, ATP, ADP, cells and cell products, organs and organelle। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एटम्स एंड सबएटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर्स जो हैं वो एटम्स एंड सबएटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं।
क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जब मिलेंगे वो एटम्स बनाएंगे, एटम्स फिर मिलके इस तरह से हायरार्की आपने पढ़ी होगी, सेल्स और फिर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, इस तरह से सारी। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग इज ऑलवेज फ्रॉम, अच्छा पीछे हमने इंडक्टिव देखी थी जिसमें आपने क्या देखा था कि इंडक्टिव में जो है वो आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ आके कंक्लूजन निकालते हैं, तो ये ऑब्वियसली उसके ऑपोजिट होगा, तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट, जनरल टू स्पेसिफिक। 15th MCQs, a sufficiently stable electrically neutral group of at least two atoms in a definite arrangement held together by chemical bonds। तो यहाँ पे बात हो रही है कि एक स्टेबल न्यूट्रल ग्रुप है, एटलीस्ट टू एटम्स होंगे, तो जब दो एटम कंबाइन करते हैं तो वो मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल, और उनमें एक डेफिनेट अरेंजमेंट होगी जो कि केमिकल बॉन्ड के थ्रू होगी, तो वो क्या होगा, हमारे पास मॉलिक्यूल होगा। अच्छा 16th है, इट इज़ द पार्ट ऑफ अर्थ इंक्लूडिंग एयर, लैंड, सरफेस रॉक्स एंड वाटर विद इन विच लाइफ अकर्स। तो क्या होगा, पार्ट ऑफ अर्थ है जिसमें एयर, लैंड, सरफेस। 16th MCQ, इट इज़ द पार्ट ऑफ अर्थ इंक्लूडिंग एयर, लैंड, सरफेस रॉक्स एंड वाटर विद इन विच लाइफ अकर्स। ठीक है, अर्थ का पार्ट है जिसमें एयर, लैंड, रॉक्स, वाटर सब कुछ है जहाँ पे लाइफ है, तो वो कौन सा है, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ये तीनों नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है, बायो मीन लाइफ, तो बायोस्फेयर आ जाएगा, इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। 17th MCQs, कलेक्शन ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज, सेम स्पीशीज जिसमें हूँ, ठीक है, कलेक्शन ऑफ इंटरब्रीडिंग जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हूँ, वो सेम स्पीशीज का ग्रुप, वो क्या कहलाता है, यह हम सबको पता है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में सेम टाइम पे सेम स्पीशीज हूँ और वो इंटरब्रीड कर सकती हूँ, तो वो हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन। 18th, इट इज ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स विदाउट सॉइल, सॉइल के बगैर प्लांट्स की ग्रोथ क्या है, नंबर 1 सॉरी ए ऑप्शन है क्रॉप रोटेशन, हाइड्रोस्टैटिक्स है, हाइड्रोपोनिक्स है, या फिर ऑल ऑप्शंस आ रहे हैं। तो इसमें क्रॉप रोटेशन नहीं होगा, हाइड्रोस्टैटिक्स भी नहीं होगा, हाइड्रोपोनिक्स होगा। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स की ग्रोथ, स्पेशली जो क्रॉप्स हैं उनकी ग्रोथ करवाई जाती है विदाउट सॉइल। ठीक है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक। अच्छा जी, 19th MCQs, द पीरियड फ्रॉम 600 मिलियन ईयर्स अगो टू 270 मिलियन ईयर्स अगो इज एजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा है, सिनोजोइक एरा है, जुरासिक एरा। तो ऑब्वियसली 600 मिलियन ईयर्स अगो टू 270 तक जो है वो आप आए, तो ये एरा जो है वो पैलियोजोइक एरा जो है वो बनता है। इसमें भी कुछ समझने वाला नहीं है, इसको आपने इसी तरह याद करना है। फिर 20th MCQs, द पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल टाइम बिगिनिंग 225 मिलियन ईयर्स अगो एंड एंडिंग 135 मिलियन ईयर्स अगो। बिगिनिंग जो है वो 225 मिलियन ईयर्स और एंडिंग जो है 135 मिलियन ईयर्स अगो हो रही है। फॉलिंग बिटवीन द पैलियोजोइक एंड सीनोजोइक एराज इज कॉल्ड, तो ये कौन सा एरा होगा जो पैलियोजोइक और सीनोजोइक एरा के दरमियान में आ रहा है, तो ये मीसोजोइक एरा है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन मीसोजोइक है। 21th, द पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल टाइम beginning after the end of Mesozoic era 70 million years ago and encompassing the present is called, तो वो कौन सा जियोलॉजिकल टाइम पीरियड होगा जहाँ पे मीसोजोइक एरा के एंड के बाद जो है वो 75 मिलियन ईयर्स अगो हो और उसमें इनकम्पेसिंग द प्रेजेंट यानी प्रेजेंट को भी होल्ड कर रहा हो, तो वो कौन सा एरा है,
इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि वो सीनोजोइक एरा है। ठीक है, 22nd की तरफ चलते हैं। Living together of two organisms belonging to different species is termed as parasitism, mutualism, symbiosis, commensalism। अच्छा, इसमें आपको चारों ऑप्शंस करेक्ट भी लग रहे होंगे, लेकिन आपने इसको कैसे जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो है वो करेक्ट एमसीक्यू है। वो आपने इस तरह देखना है कि पैरासिटिज्म में तो होता है कि एक जो पैरासाइट होता है, ठीक है, और दूसरा जो होस्ट होता है जिस पे जाके वो रहता है, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि लिविंग टुगेदर की बात हो रही है कि दो ऑर्गेनिज्म जो कि डिफरेंट स्पीशीज के से बिलोंग करते हैं वो इकट्ठे रह रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ इकट्ठे रह रहे हैं, ना तो फ़ायदा दे रहे हैं, ना कोई किसी को नुकसान कर रहा है, ठीक है। तो ना तो पैरासिटिज्म है, ना ही म्यूचुअलिज्म है, और ना ही कमेंसलिज्म है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सिम्बियोसिस, ठीक है, जो कि इकट्ठे रह रहे हैं, तो वो है सिम्बियोसिस, एसोसिएशन है ये। 23rd, a symbiotic relationship in which one species benefit and the other is not affected is called। अच्छा, अभी हमने सिम्बियोसिस की बात की, ठीक है। अब हमने देखना है कि ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक स्पीशी को फ़ायदा हो रहा है और दूसरी को नुकसान नहीं हो रहा, तो वो कौन सी टाइप होगी। अब इसमें अगर हम देखें पैरासिटिज्म नहीं होगी, क्योंकि इसमें जब पैरासाइट होस्ट पे जाके रहता है तो उसको नुकसान ही पहुंचा रहा होता है, ठीक है। म्यूचुअलिज्म में दोनों एक दूसरे से बेनिफिट ले रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसमें एक स्पीशी जो है वो दूसरे से बेनिफिट ले रही है और दूसरी जो है वो अफेक्ट नहीं हो रही, ना उसको फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो ये किस में आ जाता है, कमेंसलिज्म में, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन, कमेंसलिज्म। 24th, a form of symbiosis in which both species benefit। अब यहाँ पे आ गया कि जिसमें दोनों स्पीशीज को बेनिफिट हो। पैरासिटिज्म को हमने देख लिया पिछले एमसीक्यूज में, कमेंसलिज्म में एक को बेनिफिट होता है, दूसरे को ना तो नुकसान होता है ना ही कोई बेनिफिट होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन बी, म्यूचुअलिज्म, ठीक है। म्यूचुअल रिलेशनशिप से जिसमें दोनों स्पीशीज को बेनिफिट हो रहा है, तो ऐसा रिलेशनशिप जो है उसको हम क्या कहते हैं, कौन सा सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होगा, म्यूचुअलिज्म। ट्वेंटी-5th MCQ, a type of symbiosis in which one organism benefits at the expense of other। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ऐसा सिम्बियोसिस की टाइप है, ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा है दूसरे से एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर। तो कमेंसलिज्म नहीं है, म्यूचुअलिज्म भी नहीं है, ऑब्वियसली इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, पैरासिटिज्म, ठीक है, पैरासिटिज्म। 26th MCQs है, लाइफ इमर्जेस एट द लेवल ऑफ सेल। इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेल लेवल पे लाइफ जो है वो इमर्ज हो रही है, ठीक है, एटम पे नहीं, सेल लेवल पे, ठीक है। और 27th है, इट कैन बी डिफाइंड एज द यूज ऑफ नेचुरल एनिमीज टू रिड्यूस द डैमेज कॉज्ड बाय अ पेस्ट पॉपुलेशन। अब 27th MCQ में क्या है कि हम नेचुरल एनिमीज को हम यूज़ करके तो पेस्ट पॉपुलेशन को जो कि कॉज कर रही है डैमेज, उसको हम कंट्रोल करेंगे। तो वो मेथड कौन सा होगा, केमिकल कंट्रोल नहीं होगा क्योंकि उसमें केमिकल का यूज़ ही नहीं है, तो वो केमोथेरापी भी नहीं होगा। तो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, बायोलॉजिकल कंट्रोल होगा। इसमें एक एग्जांपल जो आपने पढ़ी होगी, एफिड जो कि अटैक करती है वॉलनट ट्री पे, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, वेस्प से, ठीक है। वेस्प जो है वो एफिड को पैरासिटाइज करती है, ठीक है। 28th MCQs पे चलते हैं, इनको खत्म कर लेते हैं।
अच्छा जी, 28th MCQs है द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग several different crops on the same land in successive years or seasons to avoid pests and disease is termed as crop rotation। ठीक है, इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट कि इसमें क्या हो रहा है कि आप जो है वो सेवरल डिफरेंट क्रॉप्स जो है वो सेम लैंड पे ग्रो कर रहे हैं और पेस्ट वगैरह डिजीज से अवॉइड करने के लिए, तो वो होगा क्रॉप रोटेशन के सेम लैंड पे आप जो है वो कर रहे हैं। 29th MCQs पे आ जाते हैं। द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर यूजिंग स्पेसिफिक केमिकल एजेंट्स और ड्रग्स those are selectively destructive to malignant cells and tissues। तो ऑब्वियसली जिसमें पीछे हमने एक MCQs देखा था जिसमें एक्सरेज को यूज़ करके ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस हम कर रहे थे, ठीक है, तो वो था हमारे पास रेडियोथेरापी, रेडिएशन थेरापी। तो यहाँ पे हम केमिकल्स को यूज़ करके कर रहे हैं तो बायोलॉजिकल तो नहीं होगा, ठीक है, कीमोथेरापी जो है रेडियोथेरापी भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, यानी कि कीमोथेरापी केमिकल्स को यूज़ करके, केमिकल एजेंट्स को, ड्रग्स को यूज़ करके हम जो है वो डिजीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा जी, 30th MCQ है फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड, कब ओरिजिनेट हुआ था? 2000 मिलियन ईयर्स अगो, 5000 मिलियन ईयर्स अगो, 3000 या 8000। तो इसका जो ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, यानी कि 3000 मिलियन ईयर्स अगो पहला जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हुआ था। तो आज के जो है MCQs 30 MCQs हमने किए हैं। आज की वीडियो का एंड होता है। आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।